पहला काम जो इस पाकिस्तानी क्रिकेट मैनेजमेंट ने आते ही किया था वो था कप्तान चेंज करना। और आज 1.5 साल के बाद फिर से उसी काम के लिए लगा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तरीके से आपके दोनों वाइड बॉल फॉर्मेट्स की कैप्टनसी में चेंजेस लाई जाए। सलमान अली आगा इनको अब पसंद नहीं आ रहा है, ना तो मोहम्मद रिजवान पसंद आ रहे हैं, और अब वापस से इसी की मीटिंग्स चल रही हैं कि कप्तान कौन होगा, कौन नया कैप्टन बनेगा ओडीआई का, या ये दोनों ही कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तानी बोर्ड ने जो ये रविश बनाई है, जो ये आदत बनाई है कैप्टनसी चेंज करने की, स्पेशली पिछले 1.5 साल में, ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ना तो कोई समोआ का बोर्ड ऐसा होगा, ना तो कोई इटली का बोर्ड, ना जापान का बोर्ड, जो बोर्ड्स क्रिकेट खेलते हैं ऐसा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा कि 1.5 साल के टेन्योर के अंदर अंदर 6-7 कप्तान आप बदल दें। 5 मैचेस एक प्लेयर से कप्तानी कराएं, फिर उसको हटाएं, फिर 5 मैचेस अगले से करवाएं, फिर उसको हटाएं। किसी को ज्यादा से ज्यादा दे दी तो 3 से 4 सीरीज दे दी, फिर वो भी बुरा लगने लग जाता है। एंड वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किए जा रहा है। एक दफा फिर से कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चलें, T20 की हद तक तो शायद बात समझ आती है क्योंकि सलमान अली आगा की उतनी खास फॉर्म नहीं है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि उसको 2026 के वर्ल्ड कप तक का टाइम देना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन वो तो चलें ठीक है, आप सलमान की फॉर्म नहीं है, आपके पास बेटर ऑप्शंस आपको नजर आते हैं तो आप उनको ऐड करके कैप्टन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 साइड भी बना 1 से 1.5 महीने पहले, उसके बाद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान रेगुलरली मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आई पिछले साल, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में हराई। आपके कंधे पे 2 बड़े बड़े ताज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया। ऑस्ट्रेलिया को तो जो 2 मैचेस हराए वो बिल्कुल 1 साइडेड गेम्स हराए, वो दोनों अंडर रिजवान कैप्टनसी आए। फिर आप ट्राई सीरीज खेलते हैं, वहां पे पाकिस्तान सबसे बड़ा स्कोर चेस कर जाता है, वो भी रिजवान की कैप्टनसी के अंदर। बट आखिरी 3 जो आपके इवेंट्स हैं, आप सीरीज खेले, वो अच्छे नहीं गए ओडीआई फॉर्मेट में, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी आती है, बुरी तरीके से हम लोग हार के बाहर हुए। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज आती है, वहां पे भी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही। उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में हारता है, एंड वो जो एक पॉइंट है, वो जो एक हमारी सीरीज थी वो बहुत ज्यादा बुरी गई। उसके बाद से जो बोर्ड है, जो मैनेजमेंट है, वो रिजवान का एज अ कैप्टन पीछे पड़ चुका है। हालांकि इन तीनों के तीनों इवेंट्स हारने में रिजवान का मिनिमम रोल है, बिल्कुल ही कम रोल है। वो मैं आपको बताता हूं किस वजह से। तो इस वजह से कि रिजवान को कभी भी फ्रीडम नहीं दिया गया अपनी 11 सिलेक्ट करने के लिए, एंड इसको वो रिजवान ने एक्नॉलेज भी किया था इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यूजीलैंड। जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से तीसरा ओडीआई हारा था तो रिजवान ने बोला था ये सारे के सारे फैसले मैं नहीं बल्कि ऊपर से लिए जा रहे हैं। सो आप एक कप्तान बनाते हैं, उसको अथॉरिटीज नहीं देते हैं, एंड वो उसके बाद सीरीज हारता है, सो आप उसकी छुट्टी कर देते हैं। सो ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, एंड रिजवान को आपने ठीक तरीके से टेस्ट ही नहीं किया हुआ है अभी तक। बिकॉज आप उसको जब 11 नहीं देंगे प्रॉपर, जब आप उसको 4 बॉलर्स देंगे, एक 50 ओवर के मैच में सिर्फ 4 बॉलर्स देंगे आप, सो वो किस तरीके से आपकी कैप्टनसी करेगा, किस तरीके से आपकी टीम को लीड करेगा। एंड यही खामियां हमें देखी इन न्यूजीलैंड जब हम गए। पहला ओडीआई, दूसरा ओडीआई, 100 पे 5 आउट न्यूजीलैंड के हमने करके रखे हुए थे, लेकिन उसके बाद हमारे पास 5वें ऑप्शन के लिए बॉलर नहीं था। सो उसकी वजह से रिजवान फंसा, एंड वही आपकी ऑपोजिशन ने टारगेट किया। इवन इरफान खान नियाजी को बॉलिंग करवानी पड़ गई थी इन न्यूजीलैंड क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं थे। फिर उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी में तो हद ही कर दी, आप खुशदिल शाह को लेकर चले गए एज अ पक्का बॉलर। आपका 5th बॉलर कौन था? सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह। वो भी कहां? वो इन दुबई कंडीशन जहां पे स्पिनर्स छाए हुए थे, जहां पे आपकी टीम इंडिया ने 4 स्पिनर से अटैक किया एंड वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते। लेकिन आपने अपने कप्तान को टीम नहीं दी, एंड देन यू आर ब्लेमिंग हिम टू बी डिरेल्ड, और हारा पाकिस्तान उस वजह से। आप उसको ब्लेम ही नहीं कर सकते बिकॉज उसने साफ साफ ये बात कही हुई है कि जो भी था, जो भी डिसीजन थे, मेरे डिसीजन नहीं थे बल्कि ऊपर से थे। सबसे पहली बात यह है कि जो भी कप्तान बनाना है वो अथॉरिटी के साथ बनाना है आपने। और मैं समझता हूँ लास्ट अथॉरिटेटिव कैप्टन इन पाकिस्तान क्रिकेट वाज बाबर आजम। बाबर आजम जब कैप्टन थे तो उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, हर चीज बाबर आजम के अंडर थी। जो भी लड़का टीम में आता था वो बाबर आजम की मर्जी से आता था, जो बाहर जाता था वो भी उनकी मर्जी से जाता था। यहाँ तक का क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किन कंडीशंस में आपने खेलना है, वो भी अंडर बाबर आजम आता था। उनके ही ऑर्डर से, उनकी ही मर्जी से कंडीशंस डिसाइड होती थी, एंड ये रमीज राजा बड़ी हद तक क्लियर कर चुके हैं। सो आपको अगर कैप्टन बनाना है तो उसी तरीके से ही बनाना है। कैप्टन बनने का मतलब ये है यू आर डिसाइडिंग अ लीडर ऑफ द पैक, एंड चीजें अगर लीडर के एतबार से आप नहीं दोगे, आप अगर एक मजदूर को उसके हिसाब से टूल्स नहीं दोगे सो वो बेस्ट अपना आउटपुट नहीं दे सकता। हाँ, किसी पोजीशन पे, किसी जगहों पे वो आपको मैचेस जितवा देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप इवेलुएट करने बैठोगे तो आप बोलोगे यार इसने तो ये भी गलत किया, इसने तो ये भी गलत किया। आप खामियां तराशते रह जाओगे बिकॉज उसकी मर्जी के लड़के आपने उसको दिए हुए नहीं थे, एंड यही मोहम्मद रिजवान के साथ आपने किया है। और 3 सीरीजेस जो आखिरी हारा है पाकिस्तान, एक ही वजह की वजह से आ रहा है, एक ही चीज की वजह से आ रहा है, वो है शॉर्ट ऑफ बॉलर्स।
कोई बॉलर होता नहीं था, पांचवा छठा बॉलर ऐसा, और उनकी कमी पूरी करता है कभी सलमान अली आगा, कभी खुशदिल शाह, जो कि रेगुलर बॉलर्स नहीं है, आप उनके ऊपर 10 ओवर्स के लिए रिलाई नहीं कर सकते। एंड जब भी पाकिस्तान ऐसा करेगा खमियाजा भुगतेगा। सो सबसे पहले आप अपने स्क्वाड्स ठीक करें, स्क्वाड ठीक करने के बाद अपनी 11 पे फोकस करें कि क्या 11 होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की जब वो प्लेयर खेलने जाए ओडीआई क्रिकेट स्पेशली, क्योंकि ओडीआई में आपके पास 5 पक्के बॉलर्स और एक ऑलराउंडर। जब ये कॉम्पोजिशन किसी टीम का बनता है ना, तब जाके वो टीम वर्ल्ड नंबर 1 बनती है, वर्ल्ड नंबर 2 बनती है, वरना उसके अलावा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान टीम में आप देख लें पिछले 3 से 4 जो सीरीजेस खेली हैं आपने, उसमें क्या कॉम्पोजिशन आपने खिलाया है। आप अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए अपने बॉलर्स पे कॉम्प्रोमाइज करते चले गए और उसका खमियाजा आपने भुगता है पिछली 3 सीरीजेस में। एंड अब उसका मलबा उठा के रिजवान के कंधों पे डालना, दैट इज प्योर इनजस्टिस। एक तो सबसे पहली बात है, जब भी आप कैप्टन बनाए आप उसको सामने बिठा के बोले तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन 2 साल के बाद तुम जवाबदेह होगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज है नहीं, हम बेसब्रे हैं, बेसब्री कौम है हमारी और बहुत जल्दी जल्दी चीजें भूलने वाली कौम है हमारी। तभी आप देखें, वापस आपको लेके जाऊंगा, सबसे पहला काम जो क्रिकेट बोर्ड ने किया था वो था शाहीन को टी20 कैप्टनसी से हटाना। एंड अब उसी शाहीन का नाम यहां पे आ रहा है फॉर द व्हाइट बॉल कैप्टनसी। ये कोई लॉजिक, कोई सेंस प्रिवेल कर रहा है? आप आज भी जाके गूगल पे रखेंगे कि वाई शाहीन शाह अफरीदी वॉज रिमूव फ्रॉम द कैप्टनसी, तो आपके पास जवाब आएगा कि इन लोगों ने बोला था कि एज अ फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी कभी भी सारे से गेम्स नहीं खेल सकता, उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए हम लोग ये चेंजेस कर रहे हैं, हम शाहीन को कैप्टनसी से हटा रहे हैं। तो क्या अब वर्कलोड कम हो गया है या शाहीन ने कोई बहुत ज्यादा मसल गेन कर लिए हैं जिसकी वजह से उसकी फिटनेस पे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से उसको कैप्टन बनाना अब बिल्कुल फीजिबल है? क्या अब क्या जवाब होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? जो काम आप पहले नहीं कर रहे थे वो अब आपने आके कर दिया, सो अब क्या जवाब होगा? और पहले भी आप बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल उस मोमेंट से स्टार्ट हुआ जहां पे बाबर ने कप्तानी एक्सेप्ट की और शाहीन को कैप्टनसी से हटाया। एंड ये कहानी रिपीट हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान वापस से यही काम करता है, रिजवान की जगह कोई और नया कैप्टन बनता है, तो वही पूरा साइकिल रिपीट होगा। ये ओडीआई टीम आपकी, इसमें 2 से 3 चेंजेस करने की जरूरत है। ये एक अच्छी साइड बनी हुई है आपकी अभी, एंड आपका वर्ल्ड कप दूर नहीं है, अगले साल आपका टी20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद अगले साल ही आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है। जब आप टी20 वर्ल्ड कप से फारिग होंगे, अभी इन द मीन टाइम आपके पास एक साउथ अफ्रीकन सीरीज है इन ओडीआई, फिर एक श्रीलंकन सीरीज है, उसके बाद आपके पास कोई ओडीआई नहीं है, आपका पूरा फोकस टी20 पे चला जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड कप से आप मार्च में फ्री होंगे, उसके बाद भी आपकी कोई ऐसे सीरीज होंगी नहीं, एंड देन यू विल बी गोइंग टू प्ले वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। सो किस तरीके से टीम सेट होगी वो भी अगर आप कैप्टन चेंज कर देते हैं, सो उसके बाद तो और मसाइल आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल से तो रिजवान को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, एक बात बिठा के रिजवान से कर लेनी चाहिए, वो ये है कि भाई आप कैप्टन हो टिल 2027 वर्ल्ड कप और आपके पास है सारी अथॉरिटी, आप अपनी टीम बनाओ, अपनी 15 बनाओ, अपनी 11 बनाओ, देखो किन को खिलाना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जवाबदेह आप होगे, ये बात करनी चाहिए। एंड सारे जो भी ओहदेदारान हैं उनको एक कलेक्टिवली एफर्ट करनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए इन लोगों के दरमियान, तब जाके बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है पाकिस्तान टीम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैप्टन कुछ और मांग रहा है एंड सिलेक्टर्स कुछ और दे रहे हैं, इस तरीके से कभी भी टीम बनती नहीं है। फिर इसके बाद टॉपिक लेके जाते हैं जरा टी20 साइड की तरफ। तो पाकिस्तान ने एक बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी इन एशिया कप। इंडिया जो एक वर्ल्ड क्लास साइड थी उसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ भी नहीं जीत पाया था, बट रेस्ट ऑफ द टीम्स को पाकिस्तान ने हराया था। एंड तकरीबन मैं कहूंगा सारे के सारे गेम्स बिल्कुल वन साइडेड ही हराए थे, भले वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। बांग्लादेश से बैटिंग बड़ी गंदी की थी लेकिन बॉलिंग स्टूड अप और उन्होंने आपको मैच जितवाया। इंडिया के खिलाफ फाइनल आपने बहुत टफ फाइट दी, लेकिन एक चीज जो आपके लिए कांस्टेंट थी वो थी पाकिस्तान की पुअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग एंड गेम अगेंस्ट स्पिन। ये तो आपको नो डाउट सुधारना ही है, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। बट अगेन मेहनत हो कहानी है कि कप्तान किसी तरीके से चेंज हो जाए। मैं ये समझता हूँ, मैं ये भी गलत है। अगर सलमान को आपने कैप्टनसी से बनाया, सबसे पहले तो आप ये समझे कि सलमान को आप ही लेके आए हो एज अ कैप्टन। रिजवान को 5 मैचेस के बाद आपने ही हटाया था एज अ कैप्टन। सो अगर सलमान को आप लेके आए हो, सो एटलीस्ट गिव हिम टाइम टिल वर्ल्ड कप। अब 5 सीरीजेस बाद चेंज करना उसको, और अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखो एज अ कैप्टन, सो वो बुरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एशिया कप उसने हर जगह पे रन्स किए हैं एज अ कैप्टन फॉर पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की सीरीज में वो मेरे ख्याल से एक ही पॉजिटिव था फॉर पाकिस्तान, जो मिडिल में अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो सलमान अली आगा को भी चेंज करना एज अ कैप्टन, आई विल थिंक कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। जो चीज आपने बेहतर करनी है वो है गेम अगेंस्ट स्पिन एंड सेकेंडली योर मिडिल ऑर्डर। इसके अलावा और कुछ ठीक करने की जरूरत है नहीं पाकिस्तान को। एंड अभी जो न्यूज़ेस हैं पाकिस्तान में वो ये है कि बाबर आजम विल बी बैक इन टी20 स्क्वाड। मेरे ख्याल से एक बेहतर डिसीजन है, बिकॉज श्रीलंका आपने जाना है एंड श्रीलंका में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ की कंडीशंस टेस्टिंग है फॉर बैटिंग। एंड जब भी टेस्टिंग कंडीशंस हैं तो वहाँ पे हमेशा वो प्लेयर कामयाब होगा जिसकी टेक्निक बहुत सॉलिड होगी, एंड बाबर आजम इज वन ऑफ देम। इवन अगर आप आजकल वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पे कोलंबो में मैचेस देखे हैं, सो जिस तरीके का सीम मूवमेंट मिल रहा है, अंडर द लाइट स्विंग मिल रहा है, सो वो आपको पता है बहुत ज़्यादा तंगी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। अगर हम
लाड़े या लपाटे उठा के लेके चले जाएंगे। वी विल नीड बैटर्स जिनकी सॉलिड टेक्निक हो और वो बैटर नीचे नीचे अच्छा खेले, वो कामयाब हो सकता है श्रीलंका में। श्रीलंका में 160 170 विल बी अ विनिंग टोटल। सो बाबर आजम इन द मिडिल ऑर्डर कैन बी अ ग्लू फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा न्यूज़ ये हैं कि इरफान खान नियाजी, जिनका नाम मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ, वो उनको आना चाहिए यहाँ पे स्क्वाड के अंदर। एक बहुत अच्छे फिनिशिंग टचेस भी दे सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है वो। सो ही इज़ अ प्लेयर जिसको ऐड करना चाहिए। उसके अलावा आपके पास नाम आ रहे हैं नसीम शाह का। नसीम शाह मेरा नहीं ख्याल क्यों नाम आ रहा है उनका और कितना क्यों उनको इतना हाईलाइट किया जा रहा है ना। इतनी कोई खास पीछे परफॉर्मेंसेस दी है नसीम शाह ने, और इतना बड़ा पेट नसीम शाह का निकला हुआ रिसेंट वीडियो में आई थी एक, उसमें हमने देखा था। सो बगैर फिटनेस के अगर आप नसीम को लेके आएंगे, सो मेरा नहीं ख्याल आप उनके साथ भी जस्टिस करेंगे एंड पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी जस्टिस करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने मिडिल ऑर्डर को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, ये पाकिस्तान का सबसे प्रायोरिटी पे गोल होना चाहिए। एक और न्यूज़ ये है कि मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो एंड साइम अयूब, इन लोगों को एक और गो दिया जा रहा है कि चलें आप लोग देखें अब आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर जिस प्लेयर को भी आप चांस दें उसके नंबर पे ही चांस दें। अगर हारिस ने खेलना है सो उसका नंबर 6वां 7वां नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कीपर हु कैन बैट इन 6th एंड 7th पोजीशन, देन आप उस हिसाब से कीपर देखें। देन हारिस इज नॉट दैट कीपर जो कि आपको 7वें या 6ठे पे कोई वैल्यू ऐड करके देगा। सो ये सारी की सारी चीजें, ये खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तान में। एक ट्राई ये भी है कि शादाब खान की वापसी होने वाली है, आप वेट कर लें, शेडी को एज अ कैप्टन लेके आ जाए। शादाब खान विल नॉट बी अवेलेबल इन द साउथ अफ्रीकन सीरीज, लेकिन शादाब खान विल बी फिट टू प्ले फॉर द ट्राई नेशन सीरीज जो कि अब जिम्बाब्वे, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के दरमियान है। सो लेट्स सी क्या कहानी बनती है। बॉलिंग आपकी सॉर्टेड है, मिडिल ऑर्डर एंड स्पिन, ये चीजें आपने देखनी है। लेट सी क्या होता है। अभी कैंप भी लगा हुआ है T20I प्लेयर्स का, उसमें भी काफी सारे लड़के हैं जिनको इन द टीम लेके आया जा सकता है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि कुछ ना कुछ फैसला ऐसा होने वाला है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट उस फैसले की वजह से ऊपर निकल जाएगी, या तो जितना नीचे अभी आई भी है उससे मजीद नीचे भी जा सकती है। ये क्या फैसला होगा वो देखेंगे इस वीक के अंदर। 20 तारीख को कहा गया था कि फाइनल डिसीजन हम लोग ले लेंगे। अलबत्ता डिसीजन तो ले लिया होगा, बट वो मीटिंग है सिलेक्टर्स की, उसके अंदर देखें क्या होता है। माइक हेसन भी मौजूद है इन पाकिस्तान, सो उनकी राय भी बहुत अहमियत की हामिल होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। इस वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या फैसला है, कौन कैप्टन है ODI का, कौन T20 का, एंड पाकिस्तान क्रिकेट वेयर इट इज हेडिंग टूवर्ड्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।